Good morning, student. Welcome to chemistry class 12th. How are you all of you? I hope very good. बच्चों हम लोग लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री पे चल रहे हैं। सारे चैप्टर लगभग सब के सब अच्छे से कंप्लीट हो गए। आज जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते हैं और इस बार सीबीएसई ने कुछ इसके अंदर से जैसे आइसोमेरिज्म है इस टॉपिक को हटा दिया है, लेकिन आगे फिर इंक्लूड हो जाएगा। हम लोग इसमें पहले बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे और इसके बाद इसमें जो मेन है वो थ्योरी है, वार्नर्स थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये थ्योरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर टर्मिनोलॉजी वगैरह अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत आसान होता है। अगर इसमें टर्मिनोलॉजी सारी चीज़ें हैं, अगर हमने इसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह समझ ली अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ा भी चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, तो हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ, छोटी सी बेसिक चीज़ों के साथ। ठीक है, जैसे अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आने से पहले हम कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, सभी जानते हैं। मॉलिक्यूल सेम टाइप एलिमेंट है और कंपाउंड क्या है, जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। यही जानते हैं, डिफरेंट टाइप के जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बनता है। अब इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो हम पहले तो ये कंपाउंड क्या है हम लोग जान गए कि सपोज करो ये भी हमारा कंपाउंड हो सकता है, ये भी हमारा कंपाउंड हो सकता है, C6H12O6 ये भी कंपाउंड हो सकता है, CH3COOH ये भी कंपाउंड हो सकता है, K2SO4 SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट XH2O ये भी एक कंपाउंड है। ओके, और K4 FeCN6 ये सब एक कंपाउंड है। ये सब क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड सबको क्लियर हो गया। कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक चीज़ें सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्या है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो है दिमाग से स्किप कर जाती हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। जान लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्या सही है। तो हमने यहाँ पे देख लिया ये कंपाउंड जो है कि इस तरह के होते हैं। अब इसमें हम 3 चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं। एक इसको बाहर निकाल लेते हैं, एक इसको बाहर निकाल लेते हैं, एक इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड में हमारे पास आ गया साल्ट। कंपाउंड में क्या आ गया, साल्ट। अब ये साल्ट क्या होता है, अपोजिट आयन से बने होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ओके, मेड अप ऑफ अपोजिट आयन।
साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड है जो कि क्या होता है? अपोजिट आयन का बना होता है। ठीक है, अब ये साल्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? NaCl है, यहाँ पे हमें साल्ट दिख रहा है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट H2 और K4FeCl6। ये है साल्ट है। ये सब अपोजिट आयन इसके अंदर दिख रहे हैं कि नहीं? अपोजिट आयन सबको दिख रहे हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पे ये अपोजिट आयन, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, माइनस है। यहाँ पे देखो ये प्लस है, ये माइनस है। तो ये सभी क्या है? साल्ट है। तो हमने देखा कंपाउंड, पहले कितने अलग अलग तरह के कंपाउंड देखे, उसमें हमने साल्ट को निकाल लिया। साल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अपोजिट आयन के बने होते हैं, और हमने एग्जांपल देख लिया। अब जरा साल्ट की कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। नोट कर लिए सबने? ओके, चलिए। साल्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप ऑफ साल्ट। ओके, अब यहाँ पे टाइप ऑफ साल्ट हम किस बेस पे यहाँ पे डिवाइड करेंगे? क्लासिफिकेशन साल्ट का बहुत है। ठीक है, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। ओके, और उसके बाद कितने आयंस हैं उस बेस पे भी साल्ट को डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे आयन के बेस पे कि कितने तरह के साल्ट होते हैं, नंबर ऑफ आयंस के बेस पे, और वाटर में डिज़ोल्व होने के बेस पे हम साल्ट को देखेंगे किस तरह के साल्ट होते हैं ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ number of ions and solubility in water, salts are 3 types. ओके, 3 तरह के साल्ट होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। पहला है सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट क्या होता है? वो साल्ट जो एक या एक से अधिक आयन से बना होता है, एक या एक से अधिक आयन से बना होता है, और वो आयन जो है कि आसानी से वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मोस्टली, कुछ तो स्पायरली सॉल्युबल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हैवी मेटल आयन साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्पायरली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन हम एक जनरल साल्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल साल्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ही लेंगे NaCl, KCl, LiCl, CaCl2, ओके, NgCl2, दीज आर द सिंपल साल्ट। और ये साल्ट ऐसे होते हैं कि वाटर में अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। अपनी वाटर में आइडेंटिटी को क्या करते हैं? लूज करते हैं। ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर
in water and lose their identity. लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। अब सेकंड हमारा डबल साल्ट। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है डबल साल्ट, इसके अंदर मतलब कहने का मतलब है कि दो साल्ट होंगे, ठीक है। और ये जो डबल साल्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर भी होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ही देखते हैं, लिखना नहीं है इसमें। जैसे K2Al2 K2SO4 डॉट Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट X2। ओके, तो अब यहाँ पे ये डबल साल्ट है, एक साल्ट ये है, एक साल्ट ये है। ओके, एक साल्ट ये है और एक साल्ट ये है, तो इसको हम डबल साल्ट कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये क्या है, डबल साल्ट होगी। अब इस साल्ट को भी अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये भी अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, क्योंकि अपने आयन में टूट जाएंगे। दे आल्सो डिजॉल्व इन वाटर नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर से। ओके, और क्या होगा, they also lose their identity। ये लूज दियर आइडेंटिटी का मतलब क्या है। अब जैसे NaCl है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अब जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Na+Cl- में टूट जाएगा, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म तो चला गया, वो आइडेंटिटी हो गई खत्म। जैसे अगर हम NaCl देख के पहचान जाते थे, तो अब पानी में चला गया तो कैसे पहचानेंगे। इसी तरह से डबल साल्ट को जब पानी में डालेंगे तो वो भी क्या होंगे, आयंस में टूट जाएंगे, और आयंस में टूट जाएंगे तो फिर उन आयंस को हम कैसे देखेंगे, नहीं देख सकते, अपनी आइडेंटिटी लूज कर गए, ठीक है। मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ठीक है। वैसे तो टेस्ट करके हम सभी को पता कर सकते हैं कि कौन कौन से आयन इस वाटर के अंदर डिजॉल्व है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डिसोल्यूशन के बाद वाटर के अंदर अगर कोई चीज़ कंप्लीट डिजॉल्व हो गई तो उसने अपनी आइडेंटिटी वाटर में ही खो दी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हमारा लास्ट आता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स साल्ट अगर देखा जाए, इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। पहले तो ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं ये मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट से के कंट्रीब्यूशन से बनते हैं। किसके कंट्रीब्यूशन से बनते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के, ठीक है। दे कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट। एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स,
दे कंटेन ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, हम लोग पीरियाडिक टेबल में जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसमें जो है कि एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है और एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं क्योंकि बीच में है और उनकी प्रॉपर्टी भी बहुत सारी बीच वाली है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आते हैं हम इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके बाद हम यहाँ पे एक साल्ट लिखते हैं K4 FeCl6। ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है। कॉम्प्लेक्स क्या है, क्यों है कॉम्प्लेक्स? इसलिए है कि अगर ये वाटर में डिसॉल्व किया गया तो क्या होगा, ये कभी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। ये कभी भी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। और ऐसे जो साल्ट होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व ही नहीं होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी क्या है, लूज नहीं करते। तो क्या होता है, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, दे डू नॉट lose their identity in water। ओके, अब ये अपनी आइडेंटिटी वाटर में लूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलो भाई, हमने यहाँ पे साल्ट, डिफरेंट टाइप के साल्ट देख लिए, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये देख लिया हमने। अब यहाँ हम कॉम्प्लेक्स साल्ट के पास क्यों आए, क्या मकसद था, क्यों बताया गया इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम अपने टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब इस कॉम्प्लेक्स साल्ट की क्या खासियत है, कैसे इसमें बॉन्डिंग हुआ है, उस बॉन्ड को देखते हैं, फिर उसके बाद जो है कि कंपाउंड पे आएंगे। तो नोट कर लिया होगा इसको। चलो, अब इसी कंपाउंड को हम यहाँ पे बना देते हैं। ये कंपाउंड है। अब इसमें पूछा जाए कि कितने तरह के बॉन्ड इसके अंदर है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड अगर पूछा जाए कि इसमें कितने तरह के बॉन्ड हैं तो क्या जवाब होगा? इसमें जवाब क्या होगा? इसमें जवाब ये होगा कि अगर यहाँ से ये टूटता है तो 4K प्लस और FeCl6 4 माइनस। ठीक है, ये बनता है। आई बात सुन रहे? अब इसमें यहाँ पे क्या था, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड क्या था, आयनिक बॉन्ड था। अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये Fe के साथ Cl
इस तरह के बॉन्ड से बंधा हुआ है, ठीक है। Fe के साथ जो Cn है वो इस तरह के बॉन्ड से बंधा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है, ये एरो वाले बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं और डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड में क्या है, इसमें एक एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है पेयर में, और दूसरे को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है एक पेयर में। तो डोनर टू रिसीवर के साइड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम Cn नाइट्रोजन और कार्बन को देखेंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में इस तरह का कंडीशन है, ठीक है। ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये है लोन पेयर, ये क्या है? लोन पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है लोन पेयर और ये कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये लोन पेयर साइनाइड दे सकता है, और हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। एक पेयर दे रहा है तो डोनर टू रिसीवर बॉन्ड हमने दिखा दिया। कोवेलेंट बॉन्ड भी एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो स्पेशली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एलिमेंट से दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ होती है, यानी एक पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अगर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ पे क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे कितने तरह के बॉन्ड है? एक तो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और एक यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो एक कंपाउंड के अंदर इतनी तरह के बॉन्ड है। अब इसमें सबसे डोमिनेटिंग बॉन्ड क्या दिख रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड तो जितने भी कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। और ऐसे कंपाउंड में हमें आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी मिलते हैं, जिसमें से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होती है, या संख्या की बात ना करें तो कह सकते हैं डोमिनेटिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लिया। अब इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जान गए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड हु डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन वाटर completely, and these compounds have ionic, covalent and coordinate bond. Coordinate bond is dominated here, which is attached to the central atom. अब यहाँ पे हम
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो पहले जो टर्मिनोलॉजी है उसको जानेंगे पहले, ठीक है। तो क्या क्या हमें टर्मिनोलॉजी जानना है उसको पहले देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम एक बार उसी पुराने कंपाउंड को फिर से लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको एक एक चीजें जो हम इसके अंदर लिखे होंगे उसका हम यूज करेंगे टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने के लिए अब देखिए ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहली बात जान लें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन, ये हमारा जो K4 इधर लिखा हुआ है वो क्या है, काउंटर आयन। क्यों है काउंटर आयन कि अगर हम एक को सॉल्यूशन के अंदर इसको खोलेंगे तो 4K प्लस और प्लस FeCN6 4 माइनस, तो अपोजिट आयन में टूट गया इसलिए ये काउंटर आयन हो गया, ठीक है। अब इस काउंटर आयन के बाद इसको हम कहते हैं, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और ये जो छोटा सा दिख रहा है ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को हम लोग लीगेंड स्फीयर बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीगेंड स्फीयर, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी हमें यहाँ पे दिख रही है Cn है यहाँ पे, इसको हम लीगेंड बोलते हैं, लीगेंड। और यहाँ पे जो हमें नंबर दिख रहा है, ये जो नंबर है इस नंबर को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। ये टर्मिनोलॉजीज हैं इसके अंदर जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर से एक बार ध्यान से देख लो। पहले इसके अंदर क्या है, काउंटर आयन, फिर जो स्क्वायर ब्रैकेट हमें दिख रहा है वो क्या है, वो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो हमारा पहला एलिमेंट दिख रहा है ये Fe, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको हम सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल मेटल आयन जो होता है क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ये छोटा सा स्फीयर जो दिख रहा है वो उसको हम लीगेंड स्फीयर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लीगेंड स्फीयर कहते हैं। और इसके इस स्फीयर के अंदर जो बंद चीज दिख रही है Cn, जो भी रहेगा उसको हम लीगेंड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीगेंड बोलते हैं। और इस लीगेंड का जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इन्हीं शब्दों के चारों तरफ जो है पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या पूरा चैप्टर घूमता रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनकी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते हुए मिलेंगे। तो हैव अ नाइस डे।